नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे इस क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं टॉपिक वाइज क्लासेस। तो क्यों इन क्लासेस को पीछे छोड़ना भाई, जल्दी से इसे ग्रैब कीजिए और जल्दी से फटाफट से नोट्स तैयार करके तैयारी कीजिए, क्योंकि आप हर एग्जाम में, हम चाहे प्री से लेकर मेंस तक की बात करें या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो जीएस बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, नंबर ऑब्टेन करने के लिए जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज जो अभी तक हम चल रहे थे और जो लास्ट क्लास में आपने अभी पढ़ा था गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में जो हम पढ़ते हैं, और 1857 का विद्रोह जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो अभी इन दो क्लासेस में आपने पिछली दो क्लासेस में कवर किया है, तो इसलिए याद रखिए। अब उनसे रिलेटेड कुछ एक्ट से संबंधित आज क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे सेशन में। तो बढ़ते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो पहले तो भाई यहाँ पर ये ध्यान दे लेना है कि ये शब्द क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे वर्ड कहा है कि किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया, यानी किसको स्थानांतरित किया था? पावर्स को। याद कीजिए, जब भारत में 1857 का विद्रोह होता है, जो कि अभी हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे इन दिनों, ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि स्थिति बदल जाती है। अब तक भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी पे दावेदार कौन बना हुआ था? गवर्नर जनरल जिसके हाथ में शक्तियां थी। अब वो शक्तियां किसके हाथ में चली जाती है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, जहां पर हम देखते हैं यानी ब्रिटेन में इस क्राउन पर यानी इस ताज की गद्दी पर जो भी बैठा है उनको, अभी तो फिलहाल कौन थी 57 में अगर बात कर रहे हैं तो क्वीन विक्टोरिया, जो बहुत लंबे अरसे तक रही थी। इवन बात करें तो ये एक्ट पारित हो रहा है 1858 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि ये विद्रोह समाप्त कब होता है? 58 में। 57 में शुरू हुआ, 58 तक कंट्रोल करते करते जब ये एक्ट पारित किया तो इन्होंने कहा कि मेरे बाद भी, यानी अभी तो फिलहाल क्वीन विक्टोरिया है ही, उनके बाद भी जो भी ताज पर होगा वो क्या करेगा? डायरेक्ट कंट्रोल करेगा इंडिया पे। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल किसके तहत होता है? 1858 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एक अधिकार को किसने समाप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर या फिर 1813 का एक्ट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एक अधिकार को समाप्त किसने किया था? तो एक्ट ऑफ 1830। ठीक है, 1813 का एक्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए, चार्टर एक्ट जिनकी अगर हम बात करते हैं तो हमने चार्टर एक्ट जो इम्पॉर्टेंट रूप से अभी तक 1833 का देखा था। ठीक है, किस तरह से बताते हैं कि यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो उस मुद्दे के तहत आपने चार्टर एक्ट को देखा, लेकिन ये चार्टर एक्ट हर 20 साल में आता था, और हर 20 साल में ये कोई ना कोई, मतलब कहते हैं कि नई चीज़, पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करते हुए नए बदलावों के साथ यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता था, इसकी शुरुआत की जाती थी। जहाँ 1813 के चार्टर में आप देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अभी आप मोनोपोली देख रहे थे ना, कि स्वतंत्र होकर अपनी मोनोपोली बनाते हुए भारत में ट्रेड कर रही थी, दरअसल अब इनकी मोनोपोली को कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि एक तरह से आप देखते हैं कि ब्रिटेन का कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट अब इंडिया में बढ़ने लगा था, क्योंकि इस ट्रेड से, इस जो व्यापार है उससे बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके कारण उनके ऊपर अपने कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही आवश्यकता बन चुकी थी। और इसके तहत हम देखते हैं कि इन्होंने इनकी जो मोनोपोली थी उसे इन्होंने समाप्त कर दिया। हालांकि अगर हम देख रहे हैं तो कौन से ट्रेड की बात कर रहे हैं? जो चाइना के साथ या अदर कंट्रीज के साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र होकर ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी, उसे करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ हालांकि अलाउ कर दिया
मतलब मैंने तुमसे पावर तो हाथ में तुमसे ले ली, पर कहा हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूं कि तुम व्यापार जो कर रहे थे वो व्यापार को तुम कैरी ऑन कर सकते हो, मतलब तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। तो जो चाय और हम देखते हैं कि इस तरह का व्यापार चीन से हो रहा था, उस व्यापार को इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर अलाउ कर दिया, लेकिन उसके ऊपर जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी से कर रही थी, अब वो किसके हाथों में आ चुका है, इनके हाथों में नहीं रहा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं 1813 में जहाँ पर सुधार किए गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1813 के चार्टर एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब तक 1813 से पहले जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्हें भारत में रोका जाता था, ताकि कहीं ना कहीं वो किसी भी तरह से भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दें, क्योंकि अगर भारत के लोगों के धर्म के साथ छेड़छाड़ हुई ना तो वो चुपचाप नहीं बैठेंगे। और यही तो हुआ था। आगे जाकर 1857 का विद्रोह का कारण कहीं ना कहीं धर्म के साथ इन लोगों ने जो, मतलब कहते हैं ना, हमारे धर्म के साथ इन लोगों ने जो बदलने की कोशिश की थी, धर्मांतरण कराने की जो इनका एजेंडा सामने आ गया था सबके, क्योंकि सभी जान चुके थे कि किस तरह से सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और साथ के साथ उन्हीं की हड्डियों का चूरा बनाकर उसकी रोटियां खिलाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का ये लोग समझ गए थे एजेंडा। तो ये एजेंडा 1813 से पहले जो क्रिश्चियन मिशनरीज धर्मांतरण करना या फिर इनकी जो धर्म की वैल्यूज हैं, विचारधाराएं हैं, आइडियाज को लोगों के बीच में फैलाना, अब तक तो रोका जा रहा था, पर 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अब अलाउ कर दिया जाता है। अब यहाँ पे साफ इनको क्रिश्चियन मिशनरीज को मौका दिया, दरवाजे खोल दिए कि भाई आइए भारत में और आकर अपने एजेंडाज को, अपने जो कार्य हैं अब उनको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इवन इन लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट 1773 ईसा में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? तो रॉसेट एक्ट, स्थायी बंदोबस्त एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। हालांकि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सिंपल सा यहाँ आंसर है। क्वेश्चन को मैं डिफाइन कर दूं, कह रहे हैं 1773 में कौन सा एक्ट, मतलब जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो किस नाम से जाना गया? तो 1773 के नाम से कौन सा एक्ट मशहूर है भाई? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसके तहत भारत में आता है, उस समय कौन थे भारत में गवर्नर के पद पर? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग थे जो अभी तक एक मात्र कौन थे? गवर्नर। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में इस एक्ट के तहत, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इन्हें अब बना दिया जाता है गवर्नर से गवर्नर जनरल, और ये बन जाते हैं गवर्नर जनरल। यानी धीरे धीरे शुरुआत होती है। अंग्रेजों ने पहले भारत में व्यापार की शुरुआत की, उसके बाद इन्होंने यहाँ की रियासतें थी, जो शासन साम्राज्य करने वाले शासक थे, उनके साथ युद्ध करे। इसकी शुरुआत हम बेसिक रूप से अगर देखते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें कहाँ हैं? कलकत्ता, जहाँ से ये शासन कर रहे थे, और कलकत्ता बंगाल। तो बंगाल में इन्होंने, कैसे भूल सकते हैं कि प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा था, जहाँ पर उन प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने गवर्नर के पद से शुरुआत करी थी, लेकिन धीरे धीरे अपने हाथों में वहां के प्रशासन की जंजीरों को अपने हाथों में समेटते जा रहे थे ये लोग। और इस तरह से जब इनके हाथों में उनकी जंजीरें मजबूत होती जा रही थी, तो पद की बढ़ोतरी होती जा रही थी, और नवाब का जो पद था वो समाप्त हो जाता है। यानी अभी तक बंगाल में गवर्नर थे, अब वो बन गए गवर्नर जनरल। ये रेगुलेटिंग एक्ट का एक मेन फंडा नजर आता है हम लोगों को, जो 1773 में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा, इसके तहत हम देख सकते हैं कि इसके तहत इन्होंने कहा कि अब तो नवाब नहीं है, तो उसका जो नियम कह रही हूँ, न्याय, ठीक है, तो न्याय करने का जो तरीका है वो भी आउटडेटेड हो गया है। अब हम नया न्याय का तरीका लाएंगे, तो इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की भी बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है। और इस तरह से 1773 में अलाउ किया गया इस एक्ट के तहत, लेकिन 1774 में एस्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं
केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? हमारा उत्तर होता है 1935। अब यहाँ पे कुछ कह रहे होंगे मैम आप कैसे कह सकती हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर तो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि डायरकी जब भी वर्ड आता है तो डायरकी में एक ही उत्तर आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या 1919 का गवर्नमेंट एक्ट। जो हम यहाँ पर 1919 का एक्ट देख रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, द्वैत शासन डायरकी तो थी, पर यहाँ पर एक और वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया बेटा, यहाँ पे बोल रहे हैं सेंटर यानी केंद्र। अब तक हम देख रहे थे कि ये जो डायरकी की बात की जाती है, ठीक है, डायरकी का भी यहाँ पर दो रोल है। एक हमें नजर आता है कौन सा? एक नजर आता है हम लोगों को प्रोविंसेस पर, ठीक है, प्रोविंसेस पर, ठीक है। एक हमें मतलब प्रांत पर हो गया। एक सेकेंड में ठीक से लिख देती हूँ इसको, ये थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है यहाँ देखते हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो हो गया प्रोविंसेस पर, प्रांतों पर, और एक हो गया केंद्र पर जिसे हम कहेंगे सेंटर, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गई आप लोगों की। क्यों? क्योंकि भाई 1919 में हमें नजर आता है कि ये कहाँ था, अभी प्रांतों पर था, लेकिन केंद्र में यही चीज लागू 1935 के कानून के तहत होती है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसने कहा है इम्प्लीमेंटेड एट द सेंटर, तो उत्तर होगा हमारा 1935। नेक्स्ट 1935 के अधिनियम द्वारा, तो यहाँ पे बहुत सारे अधिनियम बताए हैं, उनमें से 1935 के द्वारा कौन सा था? ठीक है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए, या उपयुक्त सभी किया गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त सभी किया गया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1935 के एक्ट में फेडरल कोड भी है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है। 1935 के तहत अगर मैंने ये कहा है कि अगर केंद्र में द्वैत शासन आ चुका था, इसका मतलब ये नहीं था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी समाप्त हो चुकी थी, प्रांतीय स्वायत्तता भी थी, ठीक है, उसमें शामिल थी, और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए थे, तो ये तो एक था हम, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर उत्तर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हर एक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं, उसको थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत ही प्रश्न आते हैं एक्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following is correct? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? The regulating act controlled the powers of the governor general. The Pitt India Act prohibited the tribunal of the regions. Charter Act of 1853 introduced public service examinations. All the statements are correct. तो एक बार इसको इस बार इंग्लिश मीडियम, क्योंकि देख रहे हैं इंग्लिश में है, तो हिंदी मीडियम वाले जो है उनको भी एक बार डिस्कस करना चाहेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक, और फिर हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। हिंदी में क्या कह रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया, ठीक है। पिट इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिकरण पर निषेध लगा दिया। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की। सभी कथन सही है, तो इसका उत्तर है एक्चुअली सभी कथन सही है। अब इसका कारण बता देती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ जो गवर्नर जनरल के यहाँ पे जो नजर आते हैं हम लोगों को कि गवर्नर जनरल के जो कंट्रोल है, जो अधिकार है, उसको कंट्रोल किया गया है। क्योंकि अगर देखते हैं तो पिट इंडिया एक्ट आता है और एक आता है आपका क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इन दोनों के तहत एक दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की मैं बात करना चाहूंगी, जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये वो एक तरह से अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी जो गवर्नर जनरल के ऊपर रहकर कार्य करती थी। यानी गवर्नर जनरल के ऊपर पूरा देश, पूरी कंपनी छोड़कर इंग्लैंड ऐसे कैसे शांति से बैठ सकता था, ब्रिटेन ऐसे कैसे चुपचाप बैठ सकता था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर मेरी एक कंपनी है, माना कि मैंने उस कंपनी के फायदे के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए, उस कंपनी की एक ब्रांच कहीं और सेटअप की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं तो मैं उसको यूं ही जाने दूँ। नहीं, क्या मुनाफा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या गतिविधियाँ आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ रही हैं, वो सारा का सारा लेखा जोखा मुझे अपडेट चाहिए।
आप लोगों पे भी हमारी कंपनी के नियम कानून है, क्योंकि आप हमारा ब्रांच हो, ठीक है, ऑनर तो हम ही रहेंगे। तो आपको तो एक भेजा है वहां पर लीड करने के लिए मेरे बिहाफ पे। तो इसी तरह से जो है ब्रिटेन ने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन संगठन का निर्माण किया था। तो पिट इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिकरण पर निषेध लगा दिया, क्योंकि पिट इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो जो 1784 में आता है, तो वहीं पर अगर हम क्षेत्रों के अधिकरण की बात करते हैं तो उन्होंने इसको लिमिटेड किया, मतलब इस तरह से कि ताकि ये चीज़ रियलाइजेशन ना हो कि स्टार्टिंग में जो इन लोगों का उद्देश्य क्या था अभी व्यापारिक, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड डलहौजी था, आगे जाके उन्होंने कुछ और ही उद्देश्य अपना लिए थे कि जहाँ पर क्षेत्रीय नीति अधिकारों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो उससे पहले यहाँ पर रोकथाम की गई थी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे चीज़ें जो हैं बाहर निकलने लगते हैं। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की, तो ये भी सही है। अब आप कहोगे कि मैम इंडियन सिविल सर्विसेज तो पहले ही कर चुका है कॉर्नवालिस स्टार्ट। तो भाई कॉर्नवालिस ने पहले ही 18वीं शताब्दी में कर दी, तो 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या था, ये दरअसल भारतीयों के लिए इंट्रोड्यूस हो चुका था। यानी जिस प्रशासनिक पद पर कॉर्नवालिस ने ये कहा था कि ये पद पर सिर्फ एग्जाम और इस पद पर नियुक्त होने वाले यूरोपीय ही हो सकते हैं, भारतीय नहीं है, तो भारतीयों को भी यहाँ पर क्या दी गई थी, एक तरह से मतलब कहते हैं ना अलाउ कर दिया गया था, ठीक है, उनको भी अनुमति दे दी गई थी कि वो भी अब इस एग्जाम को पास करके इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो इससे 1853 का ये याद रखना, लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत हुई हमारे अकॉर्डिंग। तो सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है, अब 1919 एक्ट में क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई या बर्मा भारत से पृथक किया गया था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। दरअसल अगर हम देखते हैं कॉम्युनल इलेक्टोरल 10 साल पहले ही 1919 से पहले ही 1909 में इसका एक नमूना हमें नजर आता है, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में ही, उसी सुधार के दौरान हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिंटो था उसने वहाँ पर हमारे भारतीय मुस्लिम समुदाय को ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, लेकिन उसके धीरे धीरे जो हमें विस्तार करने की जो नीति नज़र आ रही थी वो 10 साल बाद, हर 10 साल बाद क्या आता था, हर 10 साल बाद याद रखना है हमें एक जो है आयोग आता था, ठीक है, और ये 1919 में रिफॉर्म में आना था, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। यानी अब सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन की ये जो प्रक्रिया है इसे जारी रखेंगे, ताकि कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो नीति। कहीं ना कहीं मॉर्ले मिंटो ने जो 1909 में ये कानून बनाया था कि उन्होंने मुस्लिम्स को अधिकार दे दिए थे अलग से इलेक्शंस करने के, अब वो औरों को भी दे रहे थे। वो क्या चाह रहे थे, भारत में भारतीय समाज के टुकड़े करना चाह रहे थे, और जो उन्होंने मुस्लिमों को दे दिए थे उसी का कहीं ना कहीं आगे जाके रिजल्ट होता है पाकिस्तान का निर्माण, ठीक है। तो मानो ना मानो, कभी किसी दिन पढ़ेंगे पाकिस्तान का निर्माण एग्जैक्टली कहाँ से इसके बीज बोए गए थे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है मॉर्ले मिंटो से, ठीक है, और उससे भी पहले अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम लीग, हालांकि मुस्लिम लीग 1906 में एक अलग ही विचार के कारण आई थी, लेकिन बाद में मिंटो ने उसे दिशा अलग दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1853, 1857, 1873, 1900, तो 1853 हमें मालूम है, क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात की जा रही है, जिसे आज हम IAS बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, IAS। तो इसीलिए कहते हैं कि भारतीयों के नजरिए से देखा जाए तो 1853 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, मॉर्ले मिंटो सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन था, अभी इस नालायक का नाम ही लिया था कि देखो आ गया ये, ठीक है। भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उदारवादियों को सरकार के पक्ष में झुकाना, भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना
उग्रवादी आंदोलन को समाप्त करना। तो जैसे अभी मैंने पीछे इतना मॉर्लेमेंटो पे मतलब इतनी बात कर रही थी, इतनी डिस्कशन कर रहे थे, अब आपको क्या लगता है कि इसमें रह क्या गया है कि क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो यहाँ पे बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है, भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना, तो यही तो था, क्योंकि 1909 में ये आया और 1909 में आने के बाद इसने मुस्लिम्स को क्या दिया था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पृथक निर्वाचन, अलग से इलेक्शन करने की इनको जो अनुमति दी थी। अब ये भी प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम किस समुदाय को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे? ठीक है, किस समुदाय को अलग से यानी पृथक निर्वाचन की मांग दी गई थी सर्वप्रथम? तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि बाद में सिखों को मिलता है और इवन आगे तो अम्बेडकर जी दलितों के लिए भी मांग रखते हैं जिसे स्वीकृति मिल जाती है। वो बात अलग है कि गांधी जी ने बाद में समझौते से उसे समाप्त कर दिया था। 1813 की चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं कि 1813 के जो एक्ट है या फिर आगे जाके 1833 के चार्टर एक्ट के बाद और भी ज़्यादा हम देखते हैं, ठीक है, जिसके तहत हमें नज़र आता है एक और जिसको हम बोलते हैं मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, जिसने चेंजेस किए थे। बट वो चेंजेस जो वो कर रहे थे जिस स्तर पे, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत आप देख रहे हैं कि भारत में 1813 के जो चार्टर एक्ट है उससे फ़र्क पड़ता है क्या? एजुकेशन, शिक्षा। क्योंकि क्या कहा, भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? भाई कृषि तो ये भारत से बेहतरीन हमें सिखा सकते हैं क्या? कृषि तो हमारे इंडिया में खुद ही इतना इफेक्टिव था, एफिशिएंट था कि मुझे नहीं लगता ये हमें बताएंगे कृषि का क्या है, सिस्टम क्या नहीं है। हेल्थ की बात कर रहे हैं तो भाई हेल्थ में भी हम अपने तंदुरुस्त मस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे, क्योंकि इन लोगों को तो हमारी हेल्थ से तो कोई फर्क था ही नहीं। ये तो सब नौटंकी है कि ये ड्रामा करे कि हम साइंस, हम वेस्टर्न, हम विज्ञान बता सकते हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं, लेकिन भाई हमारी जो भारत की जड़ी बूटियां हैं, जो हर्ब्स हैं, उनसे बेटर कोई भी पूरे विश्व में इलाज हो ही नहीं सकता। अरे भाई बहुत पहले ही वेद लिखे जा चुके हैं, वेदों में सब चीज़ों का सार है, समाधान है, तो ये क्या हमें बताएंगे? टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रौद्योगिकी में भाई जितनी माना कि तुम लोगों ने प्रौद्योगिकी कर रखी थी, उसके बावजूद भी हमारा देश तुमसे ज़्यादा समृद्ध था। ठीक है, तुम ही लोग हमारे पीछे यहाँ रिसोर्सेज के लिए, स्रोतों के लिए आए हो, हमारा देश तो फल फूल रहा था। लेकिन ये जीतना किससे चाह रहे थे? माइंड से। एक्चुअल में ये भारतीयों को क्या रियलाइज करा चुके थे कि दिमाग के मामले में, शिक्षा के मामले में तुम हमसे भी बहुत पीछे हो। और एग्जैक्टली देखा जाए तो जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज और एजुकेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसके कारण ये रियलाइज कराते हुए इन लोगों ने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया था, जहाँ पर ये शिक्षा भारतीयों को देना चाहते थे और तैयार करना चाहते थे फ्यूचर में ब्राउन साहिब। ब्राउन साहिब क्यों? यानी देखने में तो तुम भारतीय जैसे ही हो, क्योंकि तुम्हारी जो चमड़ी है, स्किन कलर है वो ब्राउन है, लेकिन जब तुम दिमाग से सोचोगे तो हम साहिब लोगों की तरह, यू वी ब्रिटिशर्स, है ना, हम अंग्रेजों की तरह सोचोगे, तो ब्राउन साहिब। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुस्लिम पृथक निर्वाचन, भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान करना, उपयुक्त में कोई नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या था? तो याद रखना है प्रांतों में द्वैत शासन, क्योंकि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था कि डायरकी, याद रखना है, द्वैत शासन जो है लागू हुआ था वो 1919 में माना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के लिए और कुछ सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड कर देते हैं समझाने, मतलब देखरेख के लिए भारतीयों को। लेकिन अब वही चीजें कहाँ पर थी? अभी तो प्रोविंसेस में थी, और अगर यही यहाँ पर सेंटर में आ जाता तो उत्तर क्या होता? 1935 का कानून। ठीक है, तो ये हम पहले ही अभी जो डिस्कशन कर रहे थे उन क्वेश्चन में हम पहले ही क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, व्हाट वाज इंटेंडेड बाय पिट्स एक्ट ऑफ 1784? तो पिट इंडिया एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अगर अगेन स्टूडेंट कर सकते हैं इसे क्लिक,
और हिंदी में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोनों भाषा में, लेकिन हमारे कुछ ऐसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में वो समझ नहीं पाते हैं। इसे यहाँ पर कोई फेवर वाली पॉलिसी तो नहीं है, बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हम लोग इस पॉलिसी के तहत दोनों लैंग्वेज के साथ बाइलिंगुअल होकर जो है क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी तरह का नियंत्रण लागू करना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सशस्त्र सेना में कमी करना, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को घटाना, बिना किसी राजनीतिक प्राधिकरण के कंपनी को एक व्यवसाय फर्म में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने अभी देखा, उत्तर तो आप लोगों ने देख ही लिया, बिना किसी राजनीतिक प्राधिकरण के कंपनी को एक व्यवसाय फर्म में परिवर्तित करना। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो एक इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, उसके शुरू में जो हम अंग्रेज़ों के उद्देश्य देखते हैं वो क्या था, इन लोगों का व्यापार करना। हालांकि बाद में इनका उद्देश्य क्या था, साम्राज्यवाद था। तो स्टार्टिंग में देखें तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक प्राधिकरण के कंपनी को एक व्यवसाय फर्म, ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बनाना चाह रहे थे कि बिना किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के अगर हम देखते हैं तो इसको एक ट्रेडिंग बनाना चाहते हैं कंपनी के रूप में। इसको आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कन्वर्टिंग द कंपनी इनटू अ बिजनेस फर्म विदाउट एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, ताकि ये जो है काफ़ी हद तक विकसित भी हो जाए और काफ़ी हद तक लाभदायक उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़ती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 ईसा के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1784 ईसा के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1793 ईसा के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के ईसा के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर वही बात की गई है सुप्रीम कोर्ट, और मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था। तो 1773 ईसा का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें जब इन्होंने कहा कि अब तुम बंगाल के गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल बन गए, तो इस समय बताया था कौन है, याद करो, फिर से लिख देती हूँ उसका नाम याद रखने के लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में आता है। इवन अभी तक हम लोग जो पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें वो भी किसके काल में आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। यानी देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में तेजी से इस तरह से बदलाव प्रशासनिक तौर पर हो रहे थे अंग्रेजों के, कि यही एक कारण था कि ब्रिटेन का जो इन्वॉल्वमेंट चल रहा था ना इस कंपनी के साथ साथ, उसी कारण से बहुत तेजी से इन्होंने भारतीयों को अपने फंदे में जकड़ा था। ठीक है, तो आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अब तुम बंगाल के गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल हो, यानी इनकी पावर बढ़ा रहे हैं। अब इनकी पावर बढ़ा रहे हैं तो वहां पर जो नवाब बैठा था तो तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम हट जाओ यहाँ से। अब जब नवाब को हटा दिया तो साथ में उसका कानून व्यवस्था हटा दिया, तो कानून व्यवस्था भी हमारे तरह से आएगा। और इसीलिए उसके तहत बताया ना भी सुप्रीम कोर्ट, जो कि आता है एक्ट किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन स्टैब्लिश 1774 में ये कलकत्ता में होता है, क्योंकि ये याद रखना अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस कोड, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। ठीक है, इनका क्या बताना है, कालानुक्रम बताना है। तो भाई कालानुक्रम अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ये रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि यहाँ पर 1773 है। पिट्स इंडिया एक्ट आपका जो है क्या है, 1784 है। ठीक है, और कॉर्नवालिस कोड की अगर बात कर रही हूँ 1793। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर सभी के ईयर्स अगर हम याद कर लेते हैं अच्छे से, तो ईयर को लिखकर हम सेकेंड्स में से सॉल्व कर सकते हैं, और अब बड़ी आसानी से आप बताएंगे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा छोटे क्रम में। तो आ रहा है 2 यानी रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और जो है फिर कौन सा आएगा, 84 यानी पिट्स इंडिया एक्ट आ जाएगा, और लास्ट में जो है क्या आ रहा है आपका 231। तो 231 यानी बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ऐसे नहीं करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंशन्ड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इनमें से कौन सी चीज 1833 के चार्टर एक्ट में शामिल ही नहीं है। तो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड, the company's occupied territories were allowed to remain with the
company as a trust for the British Crown for the next 20 years. The number of directors of the company was reduced from 24 to 18, of whom 6 were to be nominated by the Crown. The superintendence, direction and control of the entire civil and military administration of the company's territories was vested in the Governor General of India in Council, which had 4 members. तो ये बात सही है कि वहाँ 4 मेंबर्स था, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये हमारा इसमें इसका हिस्सा ये नहीं था, मेंशन नहीं था। एक बार इसको हम हिंदी में देखते हैं, सीधा उत्तर पे बात करेंगे कि 1833 में चार्टर एक्ट में कौन सा शामिल नहीं था। कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्राउन का एग्जैक्टली कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, अभी क्राउन का कोई डायरेक्टली कोई वो रोल ही नहीं है, जबकि मैं ऑलरेडी आपको मेंशन करके बता चुकी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो उनका एक अलग अलग रोल जो चल रहा था, तो उस वजह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्राउन की जो बात की गई है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ये आपका उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा था क्वेश्चन में नॉट, ये हमें ध्यान देना होता है नॉट किस में है किस में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793, 1765, 1776, 1765। तो यहाँ पर उत्तर होगा परमानेंट सेटलमेंट का 1793, बिल्कुल क्लियर है भाई। बता दूं कि आप लोगों को ये जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये एक तरह का टैक्सेशन सिस्टम था जो कि उसने कहाँ पर लागू किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो कुल मिला के आप कहेंगे इसे पूर्वी भारत में था, ठीक है। तो 1793 में उन्होंने शुरू किया था। 1793 में जमींदारी प्रणाली डैश द्वारा शुरू की गई थी, कर्जन और कॉर्नवालिस, क्लाइव, मेयो। तो यहाँ भी उत्तर आपका होगा कॉर्नवालिस, क्योंकि दरअसल जिस अभी परमानेंट सेटलमेंट की बात हुई थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं भाई, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जिसे हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं बच्चा जमींदारी प्रणाली। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो इसमें इस जमींदारी व्यवस्था या प्रणाली, आप दोनों नाम से इसे जान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जिसमें देखते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम होता है उसमें क्या है, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, और जो है उनका जो प्रोसेस चल रहा है टैक्सेशन से, वो किससे चल रहा था? जमींदारों के द्वारा चल रहा था, जहां पर जमींदारों के नीचे रहकर कौन कार्य कर रहे थे? फार्मर्स, ठीक है। तो इनका जो मेन रोल यहाँ पर नजर आ रहा है टैक्सेशन का, जिनका लिंक सीधा नजर आता था वो जमींदारों से, तो इस तरह से इसको जमींदारी प्रणाली भी कहते थे, जो कि सक्सेस नहीं होती है। नेक्स्ट, वर्ष 1853 में रेल लाइन बिछाकर बंबई को किस शहर से जोड़ा गया? ठाणे या फिर नासिक, पुणे, सूरत। तो यहाँ पर उत्तर है भाई ठाणे, क्योंकि हम जानते हैं भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक चलाई गई थी, और ये जो है सक्सेस होती है, जिसके बाद भारत में शुरुआत होती है। और किसके काल में होता है? लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसे मत कम समझना, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत आ रहा है इन दिनों कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी रेलवे लाइन जो है। माहलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? होल्ट मैकेंजी, लॉर्ड डलहौजी, एडमंड बर्क या वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर माहलवाड़ी सिस्टम आया है, जिसका उत्तर है होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी सिस्टम चलाया था 1822 में। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या था? दरअसल मैं अगर आपको बताऊं ना, तो जैसे अपने टैक्सेशन सिस्टम देखे थे, अंग्रेजों की जो टैक्सेशन व्यवस्था यानी कर व्यवस्था जो आपने देखी थी, ठीक है, तो कर व्यवस्था में 3 नाम आते हैं। एक हो जाता है आपका स्थायी बंदोबस्त, जो अभी आपने परमानेंट सेटलमेंट देखा था पीछे, ठीक है। दूसरा एक हो जाएगा आप लोगों का रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये दूसरा हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। और एक टैक्सेशन दिखता है हमें माहलवाड़ी, ठीक है।
माहलवाड़ी अगर देखा जाए तो होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी ये व्यवस्था, जिसके तहत क्या होता था, माहलवाड़ी शब्द जो आया था महल वर्ड से आता है। दरअसल ये जो वर्ड रेलेवेंट है, ये विलेज या गांव से जुड़ी हुई थी। ये उन लोगों से संबंधित एक गांव के कहते हैं कि जहाँ पर जमींदार और जो भी उनके उस गांव के लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सबके साथ मिलकर जो इस कर व्यवस्था को मतलब चुकाने के लिए जो जिम्मेवार होते थे, उसे माहलवाड़ी व्यवस्था कहते थे। जहाँ पर वो दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो है दावेदार हैं कि इस गांव से ये जमींदार और जो लोग हैं वो टैक्सेशन अंग्रेजों को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वो था आपका माहलवाड़ी सिस्टम जो होल्ट मैकेंजी ने 1822 में चलाई। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? अभी मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन सिस्टम में 3 आते हैं, उनमें से अभी तक आपने माहलवाड़ी पढ़ लिया, एक पढ़ लिया आपने कौन सा, स्थायी बंदोबस्त, एक जो रैयतवाड़ी रह गया था आज वो भी आ गया। देखो भाई, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, तो उत्तर है यहाँ दक्षिणी भारत। अब आप कहोगे क्या दक्षिणी भारत, नहीं समझ में आया। हमने देखा कि स्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने चलाया वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी भारत के पूर्व भाग में चलाया। वहीं अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते हैं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, बेसिकली अलेक्जेंडर रीड भी माने जाते हैं, और साथ में कौन थे इनके जो देखते हैं हम कौन, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने जो ये इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पर चलाया था, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसी शुरुआत में हम देख रहे हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो बॉम्बे और मद्रास में इस प्रणाली को इन लोगों ने चलाया था, तो भारत का कौन सा हिस्सा कहलाएगा, दक्षिणी। तो ये व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, ये शॉर्टकट में उत्तर प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर हमारा बहुत ही क्लियर है, दक्षिणी भारत। नेक्स्ट, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, फिर भी ऑप्शंस देखते हैं। लॉर्ड इरविन, होल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, या अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट बिल्कुल डिस्कस किया है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। लेकिन रैयतवाड़ी है क्या, अब आप ये जानना चाहोगे। दरअसल रैयत यहाँ पर जो है किसानों को ही बात की जा रही है, यहाँ पर किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है, यहाँ कोई जमींदार का कोई रोल नहीं है। इसीलिए किसान जिन्हें रैयत कहते थे, जिनसे अंग्रेज डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, इसमें कोई इनडायरेक्ट कोई भी तरीका अपनाया नहीं गया था, उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तर है अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गेजेट, बंगाल गेजेट, बॉम्बे टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। द बंगाल गेजेट हमारा भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता था, जो कि 1780 ईसा में चलाया गया था। किसके द्वारा? याद रखना, J.A. हिकी, जिसे हम बोलते हैं जेम्स अगस्टस हिकी, जो माना जाता है भारत का पहला समाचार पत्र। और ये भी किसके काल में चलाया जाता है, ये भी आप नाम लिखना चाहें क्योंकि ये प्रश्न का माध्यम बन सकता है। अगेन वॉरेन हेस्टिंग, वैसे हम लोग क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको याद होगा। ठीक है, अभी जो क्लासेस हुई थी, बट आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अब उन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी, अब डायरेक्ट यहाँ पर वो क्लासेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उनको बताने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को तो याद है। और वाह भाई, इसी के साथ हो गए आज के ये क्वेश्चंस और ये क्लास। तो कैसी थी ये मेरे साथ क्लास आज के सेशन की, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करना है। और अगले सेशन में इसी तरह के नए कंसेप्ट के साथ फिर से मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।